तो ओम के नियम को सत्यापन कर लेते हैं। ओम का नियम जो होता है क्या होता है, इसको लेकर चर्चा करते हैं। ओम ने क्या किया है, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को लेकर बात किया है। इनका पूरा नाम जार्ज साइमन ओम था और 1826 में क्या किया था, इन्होंने प्रतिरोधों के संबंध में क्या है अपना रूल दिया था। यानी एक रेजिस्टेंस को लेकर बात किया था, प्रतिरोध को लेकर बात किया था। और जो एक परिभाषा प्रतिरोध का भी अलग से हेडिंग होता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो उसको लेकर के मैं चर्चा भी कर रहा हूं। तो यहां अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था देखो क्या है, फिजिकल स्टेट। कोई चालक तार है तो उसकी भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, उसकी मोटाई आप चेंज कर सकते हैं, मतलब हो सकती है, उसकी लंबाई हो सकती है, पदार्थ की प्रकृति हो सकती है, यानी तांबा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सॉरी जिंक है, बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिसमें क्या विद्युत धारा चल सकती है। इसको लेकर के आप बात कर सकते हैं। ताप हो सकता है कि क्योंकि टेम्परेचर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी रेजिस्टेंस होता है। तो ये कहा गया कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब जैसे ताप है, लंबाई है, मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके बाद में उसकी लंबाई, उसकी ताप इस प्रकार से हो, यानी उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, हमेशा नियत होता है। यानी जो उसके बीच का विभवांतर उत्पन्न होगा और उसमें बहने वाली धारा का मान होगा, वो क्या होगा, समान होगा, नहीं बराबर होगा, हमेशा हमेशा उतना रहेगा। भाई क्यों परिवर्तन होगा, जब आप उसमें उसकी भौतिक अवस्था में, उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो परिवर्तन क्यों होगा भाई। जो उसका धारा चलेगी, जो विभवांतर उत्पन्न होगा। लेकिन अगर हम उसकी ताप में, उसकी लंबाई में, उसकी मोटाई में, या फिर जो है उसकी जो है प्रकृति में अगर हम छेड़खानी करते हैं, बदलते हैं, उसकी भौतिक अवस्थाओं में कहीं परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित है विभवांतर और धारा के मान में क्या होगा, बदलाव होगा। और जो बदलाव होगा वो कहीं ना कहीं जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में वहां पर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसको लेकर के बात किया था उन्होंने। तो अनुपात क्या होता है, नियत होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं किसी चालक तार की भौतिक जो है विभवांतर कितना बी है, उसमें बहने धारा का मान आई है, तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें यदि बताया जाए तो क्या होगा, 20 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बताइए, आई होता है। क्या होता है, 20 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे 20 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई हो गया। तो किसी चालक तार में जो है प्रवाहित जो है उत्पन्न विभवांतर कितना है, बी है, और जो है उसमें बहने धारा का मान आई है, तो 20 प्रोपोर्शनल टू y होगा। यानी v इज इक्वल क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा r, जिसे हम i कहेंगे, जहां पर क्या लिखेंगे, जहां जो है r एक नियतांक है, r एक जो है नियतांक है, एक क्या बताओ, नियतांक है, जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, इसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, चालक तार का क्या कहेंगे, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। याद रखना है, इसको क्या कहेंगे, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसलिए इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है, कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, R इज इक्वल कितना होगा, V बाई क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर लिखा जा सकता है, या से ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं आप, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं, या इसे हम ओम लिखते हैं। और ओम यहाँ देखा जाए तो इसे हम इस प्रकार ओमेगा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर R इज इक्वल कितना होता है, B बाई I होता है। इसी को हम प्रतिरोध को भी, इसी को प्रतिरोध द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अगर वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा पूछी जाती है तो आप लोग सीधा लिख सकते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें क्या है प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। R इज इक्वल होता है B बाई I, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर ओम के नियम का सत्यापन करना है, इसको जो है आप लोगों को लिखना, तो ओम का नियम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ओम का नियम जब भी आएगा तो याद रखना, ओम का नियम अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा इसकी उत्पत्ति के साथ पूछा जाएगा। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को साथ आ सकता है। यानी पूछा जाएगा कि अगर हम किसी चालक तार जो है किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न करें तो सिद्ध कीजिए कि इसमें उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, या धारा और विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ देखिए, इस जो है क्वेश्चन में कहीं भी ओम का नियम नहीं लिखा गया, बस केवल आप लोग इस प्रकार लिखा गया। तो आप लोग क्वेश्चन पहचानने की बातें हैं, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से पहचान जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन को पहचानना क्या, हेडिंग नहीं जान पाएंगे, किस चैप्टर से दिया गया, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना। R इज इक्वल कितना होता है, B बाई I। अब इसके बाद में बात करूं मैं, तो यहाँ पर चालक तार का प्रतिरोध पर निर्भरता होती है। क्या होती है बताइए, प्रतिरोध का निर्भरता, चालक तार पर प्रतिरोध की निर्भरता लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चालक तार के प्रतिरोध पर निर्भरता, प्रतिरोध पर क्या लिखेंगे, निर्भरता की बात मैं करूं तो यहाँ पर आप निर्भरता देख सकते हैं। नंबर 1 होता है R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। दूसरा R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 बाई A होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू बताइए क्या होता है, T होता है। और यहाँ पर चौथा जो पॉइंट होता है, यहाँ पर चौथा पॉइंट जो होता है, जो R का मान होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी क्या है, अगर हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो उसकी प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी चालक तार की मोटाई को हम बढ़ा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में R का मान क्या होगा, यानी प्रतिरोध का मान क्या घट जाएगा।
और अगर हम किसी चालक तार के जो है ताप बढ़ा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके जो है प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जबकि पदार्थ की प्रकृति उसकी अलग अलग होती है, एल्यूमिनियम का लेंगे तो कुछ और होगा, कॉपर का लेंगे कुछ और होगा। यानी जिस प्रकार से हम क्या है जो है चालक तार के पदार्थ का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार से उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर चालक तार की प्रतिरोधकता पर निर्भरता की बात मैं करता हूं तो यहाँ पर इस तरह से आप चारों पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ओम का नियम जो होता है केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होगा। और अगर ओम के नियम के देखा जाए, अगर इनके बीच में हम ग्राफ खींचे अगर यहाँ से, तो अगर ग्राफ खींचने की बात मैं करूं तो यहाँ पर अगर एक को हम विभवांतर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बताइए, विभवांतर ये V है, और इसे हम क्या करें धारा मान लें, और ये धातु है, तो इनके बीच में एक सीधा क्या है ग्राफ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बताइए, इनके बीच में एक सीधा ग्राफ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसे क्या है आप लोग लिख सकते हैं, धातु के बीच में सीधा ग्राफ प्राप्त होगा विभवांतर और धारा के अनुपात में देखा जाए तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग ग्राफ को जरूर बना लीजिएगा। और ये क्या है धातु चालकों के लिए ही केवल सत्य होता है। आगे बात कर लेते हैं कि अनुमान वेग या अपवाह वेग के आधार पर जो है ओम के नियम का सत्यापन कैसे होगा। थोड़ा सा लंबा है, बस यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो है पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को बातें करनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया होगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आइए, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अपवाह वेग के नियम द्वारा ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखो काफी चर्चा का विषय है वो, और काफी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है उत्पत्ति, कैसे मतलब उत्पत्ति इनकी होती है, आर इज इक्वल क्या होता है बी बाई आई। क्योंकि आप लोगों को ओम के नियम का जो उत्पत्ति है, जिनका फार्मूला है उसको आप लोग याद रखना है। थोड़ा लंबा फार्मूला है इसलिए मैं थोड़ा इसके पार्ट को मैं कुछ नोट कर दिया हूँ, क्योंकि ठीक है हालांकि मैंने इसको वन शॉट में भी बताया है, काफी अच्छा बताया, और आप लोग जो है मेन जो क्लास चले हैं उस क्लास में भी पूरी तरह बताया मैंने। तो एक अगर देखा जाए तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति को लेकर चर्चा करूं तो माना क्या है, एक धातु की तार जिसकी लंबाई कितनी एल है, परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। जब सिरों के बीच में विभवांतर भी स्थापित होता है तो इनके में इसमें क्या है एक वैद्युत धारा क्या है आई स्थापित हो जाती है। और ये तार के प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी स्मॉल एन है, तो और अपवाह वेग कितना बेडी दिया गया, तो आई इज इक्वल क्या होता है एन ई बेडी होता है, जो कि आपने धारा घनत्व सॉरी वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध के रूप में आपने देखा था, ठीक है। ये हुआ इतना पॉइंट समीकरण नंबर एक को आप लोगों को याद रखना, क्योंकि इसी के आगे हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं किसी भी जो है चालक तार में विभवांतर स्थापित होगा, धारा चलेगी, तो निश्चित है उसमें उसकी जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर चालक तार की लंबाई को आपने यल लिया है, यल लंबाई है और उसमें उपस्थित विभवांतर कितना है वी है, तो आप वैद्युत क्षेत्र जानते हैं इज इक्वल कितना होगा वी बाई एल हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि मुझे बी बाई आई आपको कहीं ना कहीं से याद करनी, तभी वो आर की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो यहां अगर देखा जाए तो चूंकि तार की लंबाई अगर यल दिया सिरों के बीच का विभवांतर बी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल कितना होता है बी बाई डी। आप लोग संधारित्र के धारितम पढ़े हैं, तो यहाँ पर बी बाई एल हो जाएगा, डी के स्थान पर एल लगेगा। ऐसी कंडीशन वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल के लिए, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो निश्चित है वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ बल आरोपित होगा, और बल जो भी लगेगा वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल होता है कितना होता है एफ बपान क्यू होता है। अब क्यू की बात मैं करूं तो क्यू के स्थान पर क्या बताओ इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ से बल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ई रख दिया जाए तो ई इंटू ई हो जाएगा। क्या होगा ई इंटू ई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ई इंटू ई है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात में करूं तो एफ इक्वल कितना होगा ई इंटू ई हो जाएगा, और ई के स्थान में वैल्यू पुट करेंगे तो ई बी अपान क्या है एल हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मास जरूर होगी, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 10 टू पावर कितना होता है -31 केजी होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस पर बल लगाया जाएगा तो बल लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन का जब मास भी है और उस पर बल लग रहा है तो निश्चित उसमें एक चीज उत्पन्न होगा, उसका नाम है एक्सेलरेशन, यानी क्या है त्वरण उत्पन्न होगा। और उस त्वरण का मान हमको निकालना है, तो आप जानते हैं कि उसके लिए हमको न्यूटन की द्वितीय लॉ पे चलना पड़ेगा, और सेकंड लॉ की मैं बात करूं अगर तो एफ इक्वल कितना होता है ये में ए होता है। तो आप वहां से देखा जाए यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम दिया है, तब इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण की बात मैं करूं तो ए इक्वल कितना होगा एफ बाई एम होगा, और यहां से एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ईबी अपान एमएल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या है ये सेकंड की बात हो गई। अब यहां से आगे आप लोगों को मैं बात करूं तो ये जो बात हो रही है कि प्रति एकांक जो है सॉरी जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का में जो उत्पन्न त्वरण है उसका मान ए इक्वल होता है ईबी अपान एमएल होता है। इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को याद रखना है कि तार के भीतर हम जिसको लिखेंगे नहीं उसको मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब तार के भीतर अगर देखा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु के धनायनों से बार बार क्या होते हैं टकराते हैं। आप लोगों से पहले बताया गया है कि अपवाह वेग यानी जब किसी चालक तार को हम किसी बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात उसमें क्या है धारा चलने लगती है, जिसके कारण जो है उसमें जो धनायन होते हैं वो जो है प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के धनायन से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा बार बार खो देते हैं।
और खो देने से बैटरी का जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को कोई त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है और एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। उस नियत सूक्ष्म वेग को हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। तो एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज है, अगर उसका अपने कोई भी तत्व है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने वेग वेलोसिटी से क्या है गति कर रहा है, अगर उसका हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने से उसके वेग में क्या होगी? थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो धनावेश बराबर टकराएंगे और किसी अगर धनावेश से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वेग अगर इलेक्ट्रॉनों का वेग वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में विपरीत दिशा में क्या होता है? बढ़ने लगता है। जब कोई भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है धनावेश से टकराएगा तो वैद्युत क्षेत्र ई की क्या होता है? वह विपरीत दिशा में क्या होता है? जो है बढ़ने लगता है, उसका वेग जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने लगता है। ऐसी कंडीशन में जो है यदि किसी के इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल कितना है? टाउ है। यदि लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों का समयांतराल कितना है? अगर यहाँ टाउ है तब बताइए क्या होगा? इसके वेग में वृद्धि क्या होगी? यानी इसके वेग की बात मैं करूं तो वेग में ए टाउ की वृद्धि होगी, तो तब इसके वेग में क्या होगी? बताइए, ए टाउ की क्या होगी? वृद्धि होगी। ए टाउ की क्या होगी? वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी भाई? ए टाउ का मतलब क्या होगा? ए मतलब त्वरण होता है, टाउ मतलब समयांतराल है। यानी क्या होता है? आप जानते हैं ए इज इक्वल होता है वी बाई टी। आप लोगों को पता होगा जो है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और v का मान निकालेंगे तो at हो जाएगा। अगर वेलोसिटी v का मान निकालेंगे तो a इंटू टी होगा, त्वरण क्या होगा? समय होगा। एक्सीलरेशन इंटू क्या होगा? टाइम होगा। तो यहाँ जो टाइम को लेकर के बात की गई वो किससे लिया गया है? टाउ से लिया गया है। तो a इंटू कितना होगा? टाउ होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या धनायन से क्या होता है? टकराता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। और अगर दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल टाउ दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच में जो वेग होगा वो ए टाउ की वृद्धि होगी। अच्छा, अब यहाँ अगर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है? अगर उसका ऊष्मीय वेग, किसका? इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग अगर u1 है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर टाउ की वृद्धि होगी। ठीक है। यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तब बताइए क्या होगा? तो ऊष्मीय वेग वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है और पहले जो है क्रमागत टक्करों के बीच का जो वेग में वृद्धि ए टाउ है, तो संपूर्ण वेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी? बताइए जरा। तो ऐसे कंडीशन में वृद्धि जो होगी कितनी हो जाएगी? ए टाउ प्लस क्या है? u1 हो जाएगी। तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या वैद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में वेग बढ़कर ए टाउ प्लस u1 हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ए टाउ u1 हो जाएगी, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी प्रकार से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात मैं करूं, अगर यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को लेकर बात देखो तो इसका अपवाह वेग vg इज इक्वल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए टाउ प्लस u1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सबकी मैं बात करूं, इसके अपवाह वेग यानी औसत वेग की बात करूं यहाँ पर, प्लस क्या होगा? u2 हो जाएगा, ए टाउ हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर टाउ 1 हो जाएगा, यहाँ टाउ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? u3 प्लस ए टाउ 3 हो जाएगा, प्लस डॉट यहाँ पर हो जाएगा u1 प्लस क्या हो जाएगा? ए टाउ n हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। बटा n इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं तो यहाँ से n से क्या भाग हो जाएगा? औसत को लेकर के चर्चा कर रहा हूं। यानी BD इक्वल में बात करूं तो पहले उसमें वेग को अलग कर लो, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट un हो जाएगा, बटा कितना? n हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें देखो ए कॉमन लोगे तो टाउ 1 प्लस कितना होगा? टाउ 2 प्लस हो जाएगा, टाउ 3 हो जाएगा, प्लस डॉट टाउ n हो जाएगा, अपान कितना होगा? n हो जाएगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये मान लीजिए उसका ऊष्मीय वेग, यानी क्या होता है? किसी भी जो है इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग होता है, ऊष्मीय वेग का जो औसत मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ऊष्मीय वेग का औसत मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका मान शून्य हो जाएगा, तो VD इक्वल 0 प्लस क्या होगा? ए टाउ ले लीजिए। क्या होंगे? ए टाउ ले लीजिए। टाउ का मतलब इस संपूर्ण का क्या है? वेग है। इस संपूर्ण का क्या है बताइए?
बताइए संपूर्ण का जो औसत मान लीजिए टाउ आ रहा है, तो ए टाउ हो जाएगा इसके स्थान पर, अर्थात लिख सकते हो यहाँ पर VD इज इक्वल कितना हो जाएगा, ए टाउ हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये BD का मान हो गया। अब आप देख सकते हैं BD का मान जब ए टाउ आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से ए की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए समीकरण 2 से, तो VD का मान निकाले जरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल हो जाएगा कितना, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं ए की वैल्यू EB अपॉन ml दिया गया, तो इसके स्थान पर रखेंगे हम EB अपॉन ml। क्या लिखेंगे, EB अपॉन कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा, इनटू कितना होगा बताइए, टाउ हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, या इसको अगर लिखना चाहें हम तो एक काम से और लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, B बाई एल को हम E भी लिख सकते हैं। B बाई एल को क्या लिख सकते हैं बताओ, E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं, यानी E बाई कितना होगा, E बाई एम इंटू कितना होगा, टाउ हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहां से आप इसको अपवाह वेग के रूप में इसको देख सकते हैं। समीकरण नंबर इसको 4 आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। हमको देखो मेन पॉइंट ज्ञात करना है, अपवाह वेग द्वारा जो है मुझे ओम के नियम की व्युत्पत्ति ज्ञात करनी है, और ओम का जो नियम है वो होता है R इज इक्वल कितना होता है, B बाई आई होता है। अब क्या करना है, जो कि आपको पता है BD का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे BD का मान कहां रखेंगे, BD का मान कहां रखेंगे, मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 अगर देखा जाए यहाँ पर I इज इक्वल होता है NaBDE होता है, ये तो है NaBDE। तो BD का मान रखेंगे कितना होगा, EB अपॉन कितना होगा, ml इंटू क्या, टाउ इंटू क्या होगा, BD इंटू क्या होता है बताइए, E हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, E हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आप लोग इसको क्या है लिख सकते हैं। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो I इज इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं N हो जाएगा, और E स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर V, E स्क्वायर टाउ इंटू कितना है, टाउ V अपान कितना हो जाएगा बताइए जरा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक काम ऐसा करो, 2 मिनट रुको, NaE स्क्वायर V अपान B टाउ अपान कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा। क्या करूं, B को इधर ले आओ, तो I बाई कितना होगा, V इज इक्वल हो जाएगा NaE स्क्वायर अपान E स्क्वायर टाउ अपान कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं IB यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और I अपान B जो है कहीं ना कहीं प्रतिरोध से संबंधित दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो आप लोग चूंकि लिखेंगे या इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं V अपान I इज इक्वल क्या हो जाएगा, ml अपान लिख सकते हैं NaE स्क्वायर इंटू टाउ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ml है, m मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मास है, वो भी क्या है कांस्टेंट है, L की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, N की वैल्यू जो होगी वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परिपथ में कांस्टेंट होती है, A मतलब उसका क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है, E स्क्वायर यानी क्या उसका आवेश भी कांस्टेंट है, और टाउ यानी समयांतराल भी क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लिख सकते हैं पूरा क्या है, R इज इक्वल लिख सकते हैं ml अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर Na इंटू कितना होगा, E स्क्वायर टाउ हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस पूरा ये जो वैल्यू है R के बराबर होगा, यानी V बाई कितना हो जाएगा, I इज इक्वल कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। यह एक नियतांक है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपवाह वेग द्वारा अनुगमन वेग की जो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति आराम से निकाल सकते हैं। तो आप इसको देखिए जरा, पहले आप यहां से नोट करेंगे, आप इसको यहां से आप पहले नोट कीजिए। काफी लंबा डेरिवेशन है और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर आप लोगों के लिए बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद में आप इसको नोट कर ले, और इसका अगर आप लोगों को और भी डिटेल चाहिए तो आप 1 शॉट भी देख सकते हैं, साथ ही साथ मेरा मेन क्लास जो पढ़ाया गया उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में इस पर आप जाकर के B बाई आई इज इक्वल क्या होता है यहाँ